Hello everyone, I am Dr. Hulas Tonde, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Sriyash College of Engineering and Technology, Aurangabad, Maharashtra. And today we are going to talk about the how to search a research project topic or research topic for any project. So basically any project or any problem, first of all we have to find out the problem statement or problem related to any area or any research project. Okay, so problems can be uh, in this academic research, you can say problems can be classified into two parts. So first one is the given problems and second one is the unknown problems. Okay, for example, some company or industry will give you some problem like there is a problem in the bearing rotation, or there is a problem in the design of the shaft, or there is the problem in the assembly line. So these are the given problem and you have to solve those problems and find out those problems. Polish operation, suppose somewhere some theft is stealing will be done, और कुछ दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, अब वहाँ पर प्रॉब्लम आपको मिला हुआ है या कहीं चोरी हो गया है तो वो प्रॉब्लम आपको मिल गया कि हाँ यहाँ चोरी हुआ है, वो अब वो एरिया फिक्स्ड हो गया, आपको रिसर्च एरिया फिक्स्ड हो गया। अब उस पर आपको रिसर्च करना है कि कैसे चोरी हुआ, कौन किया, क्या प्रूफ्स है, क्या आ, आ, क्या विटनेसेस कौन है, ये सब पुलिस वाले जैसे करते हैं इंस्पेक्शन, वो गिवन प्रॉब्लम होता है। ये नेचुरल डिजास्टर, कहीं आग लग गई या फिर बाढ़ आ गए या फ्लडिंग है बहुत जगह कुछ, या लैंडस्लाइड्स हो गए, तो नेचुरल डिजास्टर है, तो वो कैसे हुआ, क्यों प्रॉब्लम हुआ, कितने लोग को निकाला गया है, तो वो एक प्रोजेक्ट है, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग में जैसे कि आपका एकेडमिक रिसर्च के लिए आता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सब फील्ड से स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिया जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम फिक्स्ड रहता है, एरिया फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको उसी एरिया पे ही काम करना पड़ेगा। सपोज वायरोलॉजिस्ट का काम है वहाँ पे, तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई काम नहीं कर सकता। ओके, सो दैट इज दी गिवन प्रॉब्लम। देन अननोन प्रॉब्लम मीन्स एकेडमिक रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे कि आपको फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट करना है। अब वो प्रोजेक्ट करने के लिए कोई भी मतलब टॉपिक आपको दिया नहीं गया है, तो अब अननोन प्रॉब्लम है, आपको खुद ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल इवेंट्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उनका जो जिस एरिया पे टेक्निकल इवेंट है उस एरिया पे ही आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आप टेक्निकल इवेंट्स में या फिर रिवार्ड इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोजेक्ट इवेंट्स में भी या प्रोजेक्ट कंपटीशन में भी आपको वैसे ही करना पड़ता है, खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सपोज मैकेनिकल फील्ड में कोई प्रोजेक्ट कंपटीशन है, तो मैकेनिकल का जो भी जितने भी एरियाज हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, फिर आप उसका आगे प्रोजेक्ट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। देन चूजिंग अ रिसर्च एरिया। सो अननोन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो गिवन प्रॉब्लम के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिया हुआ है, तो आपको रिसर्च एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो एरिया आपको दिया गया रहता है, ठीक है। बट जो अननोन प्रॉब्लम्स है उसमें एरिया भी आपको नहीं मालूम रहता है कि कौन से एरिया में काम करें, ठीक है। तो रिसर्च टॉपिक से पहले आपको रिसर्च एरिया फाइंड आउट करना जरूरी है, ठीक है। तो फॉलोइंग हैज टू बी द कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया टू फाइंड द रिसर्च एरिया। तो सबसे पहला है पॉइंट है कि रिसेंट डिमांड और ट्रेंड्स। ओके, तो रिसेंट ट्रेंड्स क्या है और रिसर्च रिसेंट प्रेजेंटली जो डिमांड क्या चल रहा है, किस चीज़ का डिमांड है, ठीक है। उस पे आप प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पे अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है एक प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है, थर्ड वेव फोर्थ वेव कभी भी आ सकती है, तो उससे रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हो। अगर कोई किसी प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा डिमांड है, तो डिमांड क्यों है, उसमें और क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इस पे आप रिसेंट
प्रोडक्ट पे आप वर्क कर सकते हो। देन चैलेंजेस इन सोसाइटी और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, तो अभी आपका ह्यूमन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे वाटर प्रॉब्लम हो गए, वाटर फिल्ट्रेशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हाउस होल्ड एक प्रॉब्लम है, स्मार्ट हाउसिंग एक प्रॉब्लम है। ओके, ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक जाम लग जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो दीज प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड हाउ। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसको भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब एरिया है जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, और उसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट प्लस गाइड्स इंटरेस्ट। अगर आप सोसाइटी के प्रॉब्लम को नहीं लेना चाहते, आप टेक्निकल ऐसा बुक का कोई चैप्टर लेते हैं और उस चैप्टर में कोई आपको कोई एक टॉपिक मिलता है, ठीक है। सपोज रोबोटिक्स एक टॉपिक है, रोबोटिक्स में भी वेल्डिंग रोबोट एक टॉपिक है, ठीक है। अब उस पर आप काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करेंगे। मटेरियल साइंस में आप कैसे करेंगे, तो वो आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस फील्ड में भी है, ऑटोमोबाइल में है तो अगर उसको आप मटेरियल साइंस का प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। किसी का डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको उसको भी मटेरियल साइंस का प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, उसको डिज़ाइन से ही रिलेटेड काम करना चाहिए। और गाइड का इंटरेस्ट किस पे है, गाइड के कौन से फील्ड में काम करता है, जो प्रोजेक्ट टीचर है जो, वो कौन से फील्ड में काम करता है मोस्टली, तो उस फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। फिर नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स, मतलब आप जिस फील्ड में सपोज आपको रोबोटिक्स में काम करना है तो रोबोटिक्स का जो भी फंडामेंटल्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, और उसको मालूम करना चाहिए सो दैट कि आप आगे उसमें फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारे मैगजीन्स, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स ये सब रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल क्लियर होगा और जो रिसर्च गैप है वो फाइंड आउट होगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटी। कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको क्या रिसर्च फैसिलिटीज़ है आपके आसपास में, आपके कॉलेज में, आपके एरिया में, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, आसपास की जो इंडस्ट्रीज है उसमें कौन सा फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। वो सब चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और उस फील्ड में ही आपको लेना पड़ेगा। सपोज आपको एटम बम के फील्ड में मतलब कुछ ऐसा कुछ काम करना है, लेकिन आपके आसपास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको सैटेलाइट के फील्ड में कुछ काम करना है, लेकिन वो सैटेलाइट को आप देखने के लिए भी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अभी 2-3 महीने का प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर का, तो उसमें आप वो सारे प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा जो, अगर एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हो, प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो ऐसा रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर एक्चुअल में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। देन अवॉइड इश्यूज दैट आर टू ब्रॉड। ओके, तो नैरो डाउन दी रिसर्च एरियाज, मतलब आपको मतलब रिसर्च एरियाज को नैरो करना पड़ेगा और मतलब बड़ा एरिया नहीं लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या फिर जो ऑलरेडी, जैसे कि सीलिंग फैन है, ठीक है। अब सीलिंग फैन कैन नॉट बी चोजन एज अ रिसर्च एरिया, ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है वो डिवाइस। अब सीलिंग फैन में आप सपोज डस्ट लेस जो ब्लेड्स होते हैं उस पर आप काम कर सकते हो, उस पर भी ऑलरेडी काम हो चुका है, लेकिन कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपीयरेंस में कुछ डिजाइन कर सकते हो। अगर सपोज आपको एक मोटरसाइकिल बनाना है, ठीक है ना, तो मोटरसाइकिल बनाने के लिए आप पूरा मोटरसाइकिल बनाने का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, ओके, दैट विल बी द ब्रॉड एरिया। उसको नैरो डाउन करना है तो उसके सपोज आपको उसके सस्पेंशन सिस्टम पे आप काम कर सकते हो, या फिर उसका एस्थेटिक लुक्स पे काम कर सकते हो, या फिर इंजन परफॉर्मेंस पे काम कर सकते हो, या फिर उसका कार्बोरेटर परफॉर्मेंस पे काम कर सकते हो, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे। तो ऐसा कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, आप पूरे मोटरसाइकिल को लेकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या एडवांसमेंट काम कर सकते हो, तो उसको आपको उस एरिया पे काम कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने रिसर्च एरिया को नैरो डाउन कर सकते हो, ओके, और बहुत सिंपल कर सकते हो। व्हाट इट सो research areas, so these are the research areas not limited to this one only, just example के लिए है ये कि सपोज थर्मल इंजीनियरिंग पे आप काम करना चाहते हो, तो उसमें एक नैरो डाउन करके थर्मल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो उसमें
हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स ऐसा करके आप एक एरिया ले सकते हो, दैट विल बी दी नैरो डाउन। इससे भी हो इस एरिया को भी हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स को भी आप नैरो डाउन कर सकते हो। उसके बाद फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड टर्बो मशीन्स, तो इसको भी आप नैरो डाउन करके इस तरह का रिसर्च एरिया चूज कर सकते हो। CFD एनालिसिस ऑफ टर्बो मशीनरी और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एनालिसिस ऑफ द टर्बो मशीनरीज, नैनो फ्लूइड्स। ओके, सो these are the research areas। ओके, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें भी बहुत बड़ा एरिया है, कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग। ठीक है, वेल्डिंग एक एरिया है, इसमें भी बहुत तरह के वेल्डिंग होते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। सपोज आपको अब उसमें से एक स्टील वेल्डिंग को आप एज अ रिसर्च एरिया ले सकते हैं। आप उसमें आप वर्क प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें क्या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, ये आप आगे रिसर्च करेंगे। देन मटेरियल साइंस में नैनो मटेरियल्स, मेटल मैट्रिक्स, कंपोजिट्स। ओके, नोवेल मटेरियल डेवलपमेंट, सुपर एलॉयज। ओके, so this will be the material science project. Then industrial engineering and management में lean and agile manufacturing, then supply chain management, so these are comes under this one. So I am giving this research areas based on the mechanical engineering। okay, so quality engineering में सिक्स सिग्मा हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, रिलायबिलिटी हो गया। ओके, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, दीज आर दी एरियाज। देन ऑटोमोबाइल्स में आप हाइब्रिड इंजन, ई व्हीकल्स अभी चल रहे हैं, डिजाइनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, एडवांसमेंट्स, एस्थेटिक लुक्स ऑफ वेरियस ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ओके, सो दीज आर दी ऑटो मीन्स एरिया। देन ऑटोमेशन, so PLCs, design of PLCs, okay, new type of PLCs, advancements of PLCs, programmable logic controls। then इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन डिजाइन, देन असेंबली लाइन डिजाइन। ओके, कोई नए कंपनी के लिए आप असेंबली लाइन डिजाइन करना चाहते हो तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा वो आप कर सकते हो। रोबोटिक्स में नैनोबॉट्स है, माइक्रोबॉट्स। ओके, वेल्डिंग रोबोट्स हो गया, मेडिकल रोबोट्स, इसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसका किसी एक टाइप को आप लेकर उस पर रिसर्च वर्क कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर। देन एजुकेशन के फील्ड में भी आप कर सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, coronavirus and education, like this। So these are the research areas you can work। okay, then writing problem statement, तो आपको पहले तो जैसे कि मैंने बोला कि एक रिसर्च एरिया, सपोज आप स्टील वेल्डिंग का आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, अब उसमें आपको बुक्स वगैरह रीड करने पड़ेंगे, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, ये सब रीड करना पड़ेगा, और वो सब में क्या प्रॉब्लम्स है, कितने लेवल तक रिसर्च हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक बार प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया। ओके, सपोज बेरिंग में लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बेरिंग में अब किस टाइप का लुब्रिकेशन हो रहा है, आप नए टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं क्या, तो वो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लाइन का ही है, आप लिख सकते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, ओके, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सब आप एक पेज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट विल बी दी राइटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक, अब हम लोग बात करते हैं रिसर्च एरिया। एक बार सपोज आपका डेवलप हो गया, सपोज नैनो मटेरियल्स एक रिसर्च एरिया है, अब नैनो मटेरियल्स में किस टाइप का नैनो मटेरियल्स आप काम कर रहे हैं, तो वो टॉपिक आपको बाद में, टॉपिक तुरंत ही डिसाइड नहीं करना चाहिए, जो रिसर्च टाइटल है या टॉपिक है वो आप कम से कम हफ्ते भर टाइम ले लो। अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो आप 1 वीक टाइम लो, 1 वीक to 15 days। ओके, और फिर क्या एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। अब उस पर थोड़ा किस टाइप का रिसर्च टॉपिक दूसरों ने लिया है तो उसके डिपेंडेंट आप रिसर्च टॉपिक ले सकते हो। ओके, तो मशीनिंग ऑफ स्टील, ओके, और रिसर्च टॉपिक आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद भी रिसर्च टॉपिक ले सकते हो। ओके, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, वो उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि इस, अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो आप, कुछ लोग 1 साल के बाद रिसर्च टाइटल डिसाइड करते हैं, पहले रिसर्च वर्क करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद। अगर आपके पास 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो विद इन 15 days आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन टर्निंग ऑफ स्टील्स, ओके, तो मशीनिंग ऑफ स्टील, अगर हम इसमें एक रिसर्च टॉपिक लेते हैं, ओके,
तो ये नैरो डाउन नहीं हुआ रिसर्च आपका। स्टील एक मटेरियल होता है और उसका आप मशीनिंग कर रहे हैं, यानी कि कटिंग कर रहे हैं, मटेरियल रिमूवल। अब मशीनिंग करने के लिए बहुत तरह का क्या होता है आपका प्रोसेसेस होते हैं, टर्निंग होता है, मिलिंग होता है, बोरिंग होता है, ड्रिलिंग होता है। तो उसमें से आप कौन सा लेना चाहते हैं? उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होता है, लेजर मशीनिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होता है, वायर ईडीएम ईडीएम, ये सब मशीनिंग होता है। तो कौन सा मशीनिंग? तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि टर्निंग ऑफ स्टील, टर्निंग थ्रू लेथ, ओके, वर्टिकल टर्निंग ऑफ स्टील, ये और नैरो डाउन हो गया। ओके, उसके आगे और हम जाएंगे तो टर्निंग में और हार्ड टर्निंग करके एक प्रोसेस होता है। तो हार्ड टर्निंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टील का भी बहुत टाइप का ग्रेड होता है, तो उसमें भी हम लोग और नैरो कर दिए, उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील या फिर माइल्ड स्टील। ओके, तो ये और नैरो डाउन हो गया आपका रिसर्च। देन अगर इसको और हम लोग करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, अगर सिमुलेशन करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो उसको सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ हार्ड टर्निंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो हार्ड टर्निंग में ही आप सिमुलेशन एंड एनालिसिस कर दिए। देन सिमुलेशन इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्ड टर्निंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ऐसा भी कर सकते हैं। सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ द हार्ड टर्निंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो इस तरह का बहुत, यही ब्रॉड एरिया ये रहेगा ऊपर वाला, लेकिन उसका जो टॉपिक बनेगा वो नैरो डाउन होके बहुत तरह से बनता है। एक एग्जांपल ये है कि अगर टॉपिक चूज करना चाहते हो तो जैसे कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रिटी, दिस इज माय पेपर, ओके, ऑलरेडी पब्लिश्ड in a reputed journal. Okay, so characterization of surface integrity of Ti6Al4V, that is the titanium alloy, okay, machined by using wire electrical discharge machining process. Okay, so characterization of surface integrity of Ti6Al4V alloy machined by using wire EDM process. Okay, so इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, ये मटेरियल का नाम हो गया। ओके, अब हम उसमें कैरेक्टराइजेशन क्या कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रिटी का, उसका सरफेस प्रॉपर्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सरफेस कैसे बना, तो वो सरफेस जो है मशीनिंग प्रोसेस के बाद बना, लेकिन कौन सा मशीनिंग, तो वायर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से भी आप अपना टॉपिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे जर्नल्स का वेबसाइट होता है, ऑथेंटिक वेबसाइट, वहाँ पर भी जाके आप रिसर्च टॉपिक्स कैसे दिखता है आप सर्च कर सकते हो, लेकिन वही रिसर्च टॉपिक आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर कॉपीराइट का केस हो सकता है। जैसे ये एक है सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसके वेबसाइट में जाओगे तो आप जर्नल यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, जो टॉपिक यहाँ पर सर्च करना चाहते हो फाइंड कर सकते हैं, फाइंड जर्नल। इसके नीचे जाओगे तो आप बहुत सारे जो जर्नल्स हैं, ठीक है, जर्नल्स ऑफ इंजीनियरिंग फॉर गैस टर्बाइन्स एंड पावर ऑनलाइन, मैकेनिकल डिजाइन, प्रिंट, टर्बो मशीनरी, वाइब्रेशन एकॉस्टिक्स, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंट। ओके, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको ऑलरेडी बहुत से डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें व्यू कलेक्शन करेंगे तो ओके, तो इस तरह का जो ऑथेंटिक स्प्रिंजर का वेबसाइट है, यहाँ पर भी सर्च करके आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं, और उसमें ही आप उस एरिया से रिलेटेड है आपका टॉपिक, तो वैसा ही टॉपिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस साइंस डायरेक्ट है और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गूगल स्कॉलर है। ठीक है, इस पे भी आप जाके अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं, जैसे हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स या फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं। ओके, so thank you so much and thanks for your attention.